हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या हम पढ़ेंगे HBSC 2023 साइंस कोड बी में जो मल्टीपल क्वेश्चन आए थे उनका सोल्यूशन, उन्हें सोल्व करेंगे, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वन वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे फिजिक्स में से, फिजिक्स सेक्शन ए में से, जो क्या था, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर, यानी कि क्या लिखा हुआ है, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर। आप जानते हो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और एल्यूमिनियम वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तो लेंथ और सेम रखी जाए, क्या लिखा हुआ, एंड लेंथ रिमेनिंग सेम, द रेजिस्टिविटी विल, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर इज ट्रिपल्ड एंड लेंथ विल रिमेन सेम, द रेजिस्टिविटी विल, लेंथ रिमेनिंग सेम। ये लिखा हुआ है कि अगर लेंथ अगर सेम रखें और एरिया को 3 गुना कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तो आपकी रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो जो रेजिस्टिविटी है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, रो। ठीक है, तो जो आप जानते हो जो रेजिस्टिविटी होती है, मैं आपको बता दूं, वो डिपेंड करती है किसी भी जो आपका सब्सटेंस है, ठीक है, उसके मैटर है जो भी आपका, उसके नेचर पर और उसके टेम्परेचर पर। ये इन 2 क्वांटिटीज पर ही आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेनली डिपेंड करती है, नेचर एंड टेम्परेचर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एरिया, और ना एरिया को बढ़ाया गया था और लेंथ को सेम रखा गया था। और मैं बता दूं रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, जो थोड़े से पी की तरह दिखता है। और जो रेजिस्टिविटी है ये शेप और साइज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, शेप और साइज पे इसका कोई फर्क, बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रेजिस्टिविटी एरिया बदलने के साथ नहीं बदल सकती, क्योंकि शेप और साइज के बदलने का कोई फर्क ही रेजिस्टिविटी की वैल्यू को नहीं पड़ता, इसलिए शेप और साइज यानी एरिया बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपकी रो किस पे डिपेंड करती है, नेचर और टेम्परेचर पर। यहाँ तो एरिया से क्वेश्चन है, यानी कि आप एरिया बदलो चाहे ना बदलो, अगर एरिया बदल देते हो तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर चाहे 3 टाइम्स क्या हो, इन्होंने बोला ना ट्रिपल कर दिया गया, यानी कि 3 गुना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रिपल करने से, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, और आंसर आएगा रिमेन सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको बता देती हूँ कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वोल्टेज, जो बैटरी लगाते हो उसका यूनिट आप क्या किसमें मेजर करते हो, वोल्ट में। तो ये भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हें भी आप लर्न कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स का है। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, दैट कुड बी द डिफेक्ट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके क्वेश्चन आया था, हमारे सेकंड क्वेश्चन था फिजिक्स में से, जो है ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से, और कौन सा आपको पता लग गया वो कौन सा टॉपिक है, डिफेक्ट वाला। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, हमारी आई से रिलेटेड 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है प्रेसबायोपिया। अब इनमें से अगर एक स्टूडेंट बैठा है और उसके पीछे क्लास में बैठा है और ब्लैक बोर्ड लास्ट में बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो हमें ये बताना है कि इसमें से वो बच्चा कौन सा उसे डिफेक्ट है, उसकी आई में कौन सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसे अच्छे से ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टूडेंट, आप जानते हो ये किसकी डेफिनेशन होती है, कि जब एक इंसान को नजदीक की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बहुत दूर हो गया ना उससे, लास्ट पेन से, तो दूर की वस्तु से दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा डिफेक्ट, जब पास की वस्तु तो दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई ना दे, तो कौन सा डिफेक्ट होता है, तो होता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया आप जानते हो। और मान लीजिए आपने इस तरह से ये हमारी आई का, वैसे तो आई की शेप ये वाली नहीं होती, अगर मैं आपको बात बताऊं इमेज की, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रिस्टल लेंस लगा हुआ है और आई से अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मायोपिया डिफेक्टेड आई वाला पर्सन होगा उसकी इमेज क्या बनती है, बिफोर द रेटिना ही बन जाती है, रेटिना पर बनने से पहले ही बन जाती है, यानी कि आई लेंस के नियर पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ बननी थी इमेज, दिख रहा होगा, और कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर। तो इसलिए इसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और मायोपिया भी कहते हैं, कि जब नजदीक की वस्तुएं सही ध्यान से दिखती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती,
ठीक है। इसमें हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से मूव करके इन्फिनिटी से लेस हो जाता है, इसलिए ये डिफेक्ट हो जाता है। इसमें फार पॉइंट का डिस्टेंस कम हो जाता है इन्फिनिटी से, ठीक है। तो आपको ये पिक्चर में देख सकते हो, आपको 3 डायग्राम दिखाए गए हैं। एक में फार पॉइंट की कंडीशन दिखाई गई है, ठीक है, और एक में आपको इमेज बिफोर द रेटिना बनते हुए दिखाई दे रही होगी, और तीसरा क्या है जिसमें आपने इसे करेक्ट करने की कोशिश कर रखी है। करेक्ट कैसे करोगे? मायोपिया को करेक्शन करने का एक ही तरीका, आप इसके अंदर डाइवर्जिंग लेंस लगा दीजिए, यानी कि कनकेव लेंस लगा दीजिए, तो मायोपिक आई का जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, और इससे जुड़े क्वेश्चन है कि फार पॉइंट कैसा होगा, ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आएगा और डायग्राम समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मायोपिया। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। यानी कि स्टूडेंट आपको 4 तरह की एनर्जी का 4 चीजों का ऑप्शन दिया गया था, और उनमें से बताना था कि कौन सी जो एनर्जी है हम सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बनती। जैसे विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी आया था, न्यूक्लियर एनर्जी और बायोमास एनर्जी। आप जानते हो सन से जो एनर्जी मिलती है बोलते हैं सोलर एनर्जी, और काफी टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलती सन से ही है। यानी कि मेन उसका जो सोर्स होता है वो सन होता है। जैसे बायोमास हो गया, जो बायोमास है लिविंग प्लांट्स और एनिमल से मिलती है, ठीक है। तो उसका अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? सन की एनर्जी ही होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह से विंड एनर्जी भी अल्टीमेटली हमें सन के वजह से ही मिलती है, क्योंकि हमारी अर्थ क्रस्ट पर अलग अलग टाइम पर हवा की हम जानते हैं कई बार अलग अलग तरह की वेव करंट से निकलती हैं, ठीक है। तो कोई गर्म हवा आती है, कोई ठंडी हवा आती है, इसी वजह से तो हवा के ये टेम्परेचर डिफरेंस में लगा दीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही तो विंड फ्लो करती है, हवा का बहना, और इसकी वजह से स्पीड में इनमें विंड करंट प्रोड्यूस होती है और विंड एनर्जी हमें मिलती है। तो ये भी सन से हो गया। और इसी तरह से जियोथर्मल एनर्जी यानी कि मेनली अर्थ क्रस्ट से मिलती है, और ये भी सन जो अल्टीमेट सोर्स इसका क्या है? सन ही है। तो मेन आपका ऑप्शन रह गया न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि आप जानते हो ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के फ्यूजन की वजह से हमें इनके रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स उनके मोलिक्यूल्स के वजह से मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी का ऑप्शन आ जाएगा। तो जियोथर्मल एनर्जी अर्थ से, लेकिन इनडायरेक्टली सन से, और विंड एनर्जी भी और बायोमास भी, ठीक है। जैसे अलग अलग वेव करंट्स निकलती हैं अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वैसा होता है। तो स्टूडेंट्स का ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेज ओजोन लेयर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि आप जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर बनी हुई है जो कि ओजोन से मिलकर बनी हुई है, O3 से, और ओजोन को डिप्लेशन करने के लिए बहुत सारी इन्वायरमेंटल गैसेस या केमिकल्स जिम्मेदार हैं। उनमें से हमें एक ऑप्शन बताना था कि इनमें से कौन सा है। ये है CFCS, एक है CO, CO2 और ऑल ऑफ दीज। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए है, लेकिन ये आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यानी अगर ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ दिस का नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा? ये। इसका मतलब होता है CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये मैंने कहा यूज की जाती है एसी और रेफ्रिजरेटर में। तो ये वाली जो गैस है ये ओजोन लेयर डिप्लेशन में उसको डैमेज करने में, डिप्लेशन करने में जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी में से। ये क्या है? एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल देना है आपको, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनकी स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है, उन्हें आप क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। जो हेरिडिटी वाले चैप्टर में इवोल्यूशन है ना, वहां का टॉपिक है ये, ठीक है। तो जिनकी स्ट्रक्चर और जो इवोल्यूशन का ओरिजिन है सेम है, उन्हें आप होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। और इनमें से बताना है, ऑप्शन ए था आर्म एंड डॉग्स फोर लेग, यानी कि कुत्ते के आगे के पैर और हमारे हाथ या आर्म यानी बाजू। तो इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होती है? बिल्कुल फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होती है? बिल्कुल सेम। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही। उसी तरह से आर टीथ और एन एलिफेंट्स टस्क, यानी कि हमारे दांत और एलिफेंट के दांत। तो ये इनकी भी ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन क्या है? सेम है। स्ट्रक्चर भी क्या है? एक तरह से सेम ही आती है, तो ये भी क्या आ जाएगा? होमोलोगस ऑर्गन में आ जाएगा। तीसरा क्या है? पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास। आप पूछोगे रनर्स और र्यूनर्स ऑफ ग्रास क्या होते हैं? दीज आर द र्यूनर
ऑफ ट्रांस क्या होता है, ये एक तरह के स्टेम होते हैं, ठीक है। ये स्टेम जो हॉरिजेंटली डेवलप होते हैं, जिनके साथ और इनके नोट्स होती हैं जहाँ पर क्या लगता है बट, तो यहाँ पोटैटो के साथ ये दोनों आपस में क्या होती हैं, से मैच करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आ जाएगा और आंसर क्या आएगा, ऑल ओवर अबव। तो ये सारे ही होमोलोगस ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है, इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यहाँ पर इज अ पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन 4 ऑप्शन दिए गए थे, ओवेरी ए ऑप्शन है, ओवेरी बोलते हैं ओवरी, दूसरा हो गया यूट्रस, तीसरा है ब्रेस्ट डिफेंस और चौथा है फैलोपियन ट्यूब। इनमें से हमें एक बताना था। तो आप स्टूडेंट आपके सामने मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया, इसके अंदर मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो ध्यान से, तो जो आपका जो ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस तो आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कौन सा बचा, ब्रेस्ट डिफेंस, तो मेल। डायग्राम में देखिए ध्यान से, ब्रेस्ट डिफेंस जो है वो अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिख रहा होगा, और डायग्राम में ध्यान से देख सकते हो। तो ब्रेस्ट डिफेंस आएगा इसका आंसर, क्योंकि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ देखिए आंसर क्या आएगा, ब्रेस्ट डिफेंस ऑप्शन आ जाएगा सी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो फीमेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो केमिस्ट्री में से है। ये क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू एन आयरन फिलिंग, यानी कि जब आप क्या करते हो, आयरन फिलिंग यानी कि क्या ले लीजिए Fe। जब आप Fe को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि कहाँ डालते हो, HCl के अंदर, तो हमें ये पूछा गया था कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ऑप्शन ये था हाइड्रोजन गैस निकलेगी या आयरन क्लोराइड बनेगा, दूसरा था क्लोरीन गैस निकलेगी या हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, थर्ड था कि रिएक्शन ही नहीं होगी, और फोर्थ था आयरन सॉल्ट, ये IRN आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। इनमें से बताना। तो आप इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। तो FeHCl, तो आपके पास देखिएगा क्या बनेगा, FeCl2 और H2 गैस, इसका फाइनल रिएक्शन है, आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर H2 गैस प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे से बैलेंस कर देते हैं, तो आपके पास बनेगा 2 HCl लेकर चलेंगे और FeCl2 और H2 गैस। तो यानी कि क्या बनेगा, FeCl2 एंड H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस, ये वाले में, तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, यानी कि रिपर्पस करना क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच, क्या लिखोगे, इट इज अ प्रोसेस in which an object having one use has one use, यानी उसका एक पक्का यूज तो है ही, ठीक है, और मे बी ट्रांसफर, या जिसे ट्रांसफर कर दिया जाए, ट्रांसफर टू एन अनदर ऑब्जेक्ट, एक अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर, सो दैट जो जिस ऑब्जेक्ट में जो बनाया गया, सो यूज्ड एज एन अल्टरनेटिवली, यूज्ड एज एन अल्टरनेटिवली या अल्टरनेट तरीके से आप इसे यूज कर सको, यानी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट हैज वन यूज, जिसका अपने आप में एक यूज है, उसे ट्रांसफर करके एक अनदर ऑब्जेक्ट बनाया जाए, सो यूज एज एन अल्टरनेटिव, तो उसे यूज किया जा सके अल्टरनेट मेथड से, अल्टरनेटिव लिख सकते हो अल्टरनेट फॉर्म, यानी कि अल्टरनेट दूसरे तरीके से यूज किया जा सकते हैं। इसका बहुत एग्जाम्पल है, यानी कि अपने कोई चीज बनाई थी और उसको उसी तरह से यूज कर रहे हो, और आप उसको ट्रांसफर करके दोबारा भी कहीं और भी यूज कर लीजिए। जैसे कि आपके पास बोटल्स है, तो बोटल हम पानी भरने के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा जो खाली बोतल है, जैसे आपके पास वेस्ट बोतल पड़ी है और अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, तो आप उसके साथ मान लीजिए एलईडी बोतल, एलईडी बल्ब यूज करके कैंडलर की तरह यूज कर सकते हो। वैसे बहुत जगह यूज किया जाता है, आप इमेज में देख सकते हो, वो कितना अच्छा और सुंदर लग रहा है। इसके अंदर हमने इसे रीपर्पस किया है, यानी कि दोबारा से एक अल्टरनेटिव फॉर्म में बनाकर यूज किया है। जैसे प्लास्टिक बोतल जो वेस्ट हो चुकी थी, ठीक है, और उसे दोबारा आप एलईडी लाइट के साथ यूज कर रहे हो और उसे बना करके अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स में आया था, तो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख के दिखाने की कोशिश की, आप और भी अच्छे समझ सकते हो। इट्स अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट हैज वन यूज नहीं है, वन यूज जिसका एक यूज है, उसे ट्रांसफर कर दो, एंड मे बी ट्रांसफर्ड एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड, सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन अनदर ऑब्जेक्ट, से अनदर ऑब्जेक्ट में बनाया जा सके, सो एज टू अल्टरनेटिव फॉर्म, इसे अल्टरनेटिव तरीके से यूज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Very very important question, यानी कि अगर आप एसिड लेते हो,
आप जानते हो कि जो एसिड है पानी के अंदर डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मैंने HCl लिया और इसके अंदर डाला हुआ है पहले ऑलरेडी इसी ऐसे फोड़ के, और यहाँ पर मैंने क्या डाला, पानी। जैसे HCl को साइड से ऐसे धीरे 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 डालना चाहिए, ऐसे ही डालते हैं। तो मैंने यहाँ मान लो HCl आपने डाला, ठीक है। तो अगर आप HCl को पानी के अंदर डालोगे तो क्या बन जाएंगे, H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। इसलिए इसका एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयंस थे उसे आप क्या बोलते हो, एसिड। अब बात करें अगर आप नॉर्मल में देखते हो तो HCl बिना पानी के H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होते, तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो यही रीजन है कि क्योंकि आपके एसिड्स बिना पानी के H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो वो बिना पानी के एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। पहले वो पानी में डालेंगे तो ही एसिडिक बिहेवियर में शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। हमने सभी एलिमेंट्स के नाम याद किए थे, उनके एटॉमिक नंबर याद किए थे और उनको उनके शेल्स में भरना सिखा था। तो हमें बताना है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो जाए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, फिर आएगा हीलियम, फिर आएगा लिथियम। तो आप बनाओगे ना ऐसे 9th क्लास में जाकर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखोगे जो आपका बेरिलियम है, बेरिलियम की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और बाकी अगले में, क्योंकि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका डिप्लॉयड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इस शेल में आएंगे। तो ये इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम। इसी तरह से देखोगे मैग्नीशियम का भी देखोगे, इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हो गया न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है आप जानते हो 12। तो यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। तीसरा शेल है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आप कैल्शियम में भी देखोगे ना, ये एक ही ग्रुप में मेंबर्स हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाते हैं ना, सेकंड ग्रुप बेटा मागे कार सेंट्रो, वो ट्रिक से जो याद करते हैं। इसके भी बैलेंस में आप देखोगे ये वाला शेल कंप्लीट हो जाएगा और अगला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मुझे कोई भी आंसर दे सकते तो या तो ये दे दो मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसके बैलेंस में भी 2 इलेक्ट्रॉन और या बैलेंस भी दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो 1 वर्ड में आया था 1 मार्क्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बटा टॉपिक लेवल्स और लास्ट क्वेश्चन है। अब टॉपिक लेवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे और एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से आया है। टॉपिक लेवल इज डिफाइंड एज द इट इज अ स्टेप इन अ न्यूट्रिटिव सीरीज, यानी कि ये न्यूट्रिटिव सीरीज को दिखाता है और फूड चेन को दिखाता है इन एन इकोसिस्टम। यानी आप क्या समझोगे कि इकोसिस्टम कैसे बनता है कि एक जो एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने जीवन को जीने के लिए कंजप्शन के लिए कैसे डिपेंड करता है। उसमें बहुत ही इजी एग्जांपल है, जब आप जानते हो ग्रास, ग्रास की घास, ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा, हिरन यानी कि डियर। आपका डियर ग्रास को खा लेता है और डियर को कौन खाता है, लोयन। ठीक है, तो यानी कि ग्रास को तो खा लेगा डियर और लोयन खा लेगा डियर को, एक दूसरे का भोजन हो गया ना। तो ये क्या बनाते हैं, एक सिंपल इकोसिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, बहुत सारे चेन्स, ऐसे फूड चेन्स बोलेंगे, इन्हें क्या बोलोगे, फूड चेन बोलते हैं, क्योंकि एक चेन बन गई ना, ये एक चीज दूसरे एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे का क्या बन जाता है, फूड बन जाता है। तो क्या बन जाती है, फूड चेन। तो यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फूड चेन है इसके कैसे बनती है, और ट्रॉपिक लेवल कई लेवल के होते हैं। यानी कि ये देखिए जो प्रोड्यूसर है, यानी कि प्लांट्स, आपको मैं डायग्राम से भी दिखाती हूँ, उसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ये उसका ट्रॉपिक लेवल क्या आएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आएगा, मैंने फर्स्ट नंबर डाला हुआ है, आप सिंपल निकाल लीजिए। ठीक है, और फिर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको डियर का एग्जांपल दिया, इस तरह से। इसी तरह से आएंगे लोयर का एग्जांपल दिया, बाद आ जाएगा, ये सेकेंडरी में आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह की फूड चेन्स बनती है, डिपेंड करता है तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आएगा। ये आपको मैं भी डायग्राम से दिखाती हूँ। मेनली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में टॉपिक लेवल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है, सेकंड टॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, थर्ड में सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, फोर्थ में टर्शरी कंज्यूमर आएगा, टर्शरी कंज्यूमर आएंगे, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में क्या बोलेंगे, अपेक्स प्रीडेटर्स। तो यानी कि आप डायग्राम से देख सकते हो कितना अच्छा दिखाया गया है। आपको वो वाले ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं, यानी कि जैसे कि प्लांट्स इमेज में दिखाया जा रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं सेकंड के अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे, थर्ड में जो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे। तो जो मैंने अभी आपको बताया था उसको आप डायग्राम से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो मैं कहना चाहती थी या लोयन कैसे आएगा या डियर कहाँ आएगा, तो आप इस डायग्राम से देखिए अच्छे से कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है। यहाँ से टॉपिक लेवल में से जरूर एक क्वेश्चन बनता है, और आपने अच्छे से ये टॉपिक लेवल वाला डायग्राम स्टडी करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन हमारे 2023 के एग्जाम में आया था तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है।
ठीक है, तो आप इसे जरूर डायग्राम में देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने किए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ सेक्टर बी के कोड बी के साइंस के अंदर। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कीजिए और जरूर पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। थैंक यू।